गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, रेशियो एनालिसिस। उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और बहुत स्कोरिंग भी है। फर्स्ट क्लास में उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे और जो इवनिंग क्लास है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। नहीं अपन बाद में सुन लेंगे, कोई दिक्कत मैडम एक कंफ्यूजन था मेरे को पिछली जी इनकी। पूछिए। मैडम क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, क्यों? बैलेंस जी शीट सर, इक्वेशन का, बैलेंस शीट इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 6। जी सर। जो है ना, मेरे ख्याल से प्रोप्राइटर ने कुछ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। जी जी, मुझे याद आ गया क्वेश्चन, पूछिए। मैडम अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया तो एक तो एसेट बढ़ेगी, जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ मैडम हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो इसमें मेरे ख्याल से, एक मिनट में क्वेश्चन ही निकाल रहा हूँ। जी आप निकाल लीजिए। ऐसा करने पे लायबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ेगी और आपके एसेट्स में कंप्यूटर बढ़ जाएगा। एक मिनट मैडम, एक मिनट, जी मेरे बस 2 मिनट दीजिए मेरे को। जी बिल्कुल। मैडम जी क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, जी मिस्टर एक्स प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूट्स हिज पर्सनल कंप्यूटर टू द बिजनेस। जी इसमें एसेट भी इंक्रीज होगा जी और बिल्कुल। कैपिटल बढ़ा तो लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हुआ ना मैम, सर क्योंकि देखिए, मैं ना यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूजन होता है, उसको मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। देखिए, पहले आप ये क्वेरी देख लीजिए जरा, ये इनकी क्वेरी है, उसके बाद फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, इधर एसेट्स आती हैं, इधर लाइबिलिटीज आती हैं, लेकिन सर इस लाइबिलिटी में ना फिर दो कैटेगराइजेशन होते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है हमारा आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो कैपिटल मेरा यहाँ पर आ गया और एसेट यहाँ पे कंप्यूटर आया और यहाँ पर कैपिटल बढ़ गई जितने का भी कंप्यूटर था। तो क्या हुआ सर, ये जो मेरी आउटसाइड लाइबिलिटीज है यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आउटसाइड लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए जो आंसर आपके पास होगा वहां पे होगा कैपिटल इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज एंड जो आपकी लाइबिलिटीज है देयर विल बी नो चेंज इन लाइबिलिटी। क्योंकि सर भले ही ये हेडिंग यहाँ पर लाइबिलिटीज है, लेकिन लाइबिलिटी वो इसको कहते हैं, जो अदर लाइबिलिटी का लाइबिलिटी मतलब है, है आउटसाइड लाइबिलिटी। जैसे बैंक बोरोइंग्स हो गई वो लाइबिलिटी कहेंगे बस। जी, जैसे आपकी अदर देन कैपिटल जो लाइबिलिटीज होंगी उन वाली लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं हम। हाँ मैम, कैपिटल किसको कहते हैं? मैम सर कैपिटल कहते हैं एनी थिंग, नॉट ओनली कैश, एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। इसका मतलब मैम जो लाइबिलिटी ऊपर हेडिंग लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, ये जो लाइबिलिटी है एक्चुअली ये टोटल लाइबिलिटी बोलते हैं इसको, या फिर टोटल क्लेम। तो वो जब भी वो सिंपल लाइबिलिटी टर्म यूज करते हैं ना, उसका मतलब है आउटसाइड लाइबिलिटी अदर देन कैपिटल। ठीक है, व्हाइट और पेन चेंज कैपिटल का जी कलर, पूछिए। व्हाइट पेन, रेड व्हाइट पेन, ठीक है व्हाइट पेन। जी। ठीक है, कैपिटल हम किसे कहते हैं, कोई भी चीज अगर ओनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा विदाउट कंसिडरेशन, बदले में कुछ ले तो नहीं रहा ना वो। ठीक है, और लेगा कब, एट वाइंडिंग अबाउट कंपनी। तो हमारा बिजनेस बंद किसी का होगा। माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा ठीक है, जिनका डाउट था उनको क्लियर हो गया। यस मैम। यस मैम। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आपका देखिए
कल जब मैंने आप लोगों को फाइनल अकाउंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। मैडम लास्ट स्टेप ऑफ, आपका जो वीडियो है ना वो जी हमारा ऐप में डाल दीजिएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल ओके थैंक ठीक है। देखिए फाइनल अकाउंट के अंदर क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस आता है और बैलेंस शीट आता है। तो ये जो फाइनल अकाउंट है, जब हम इसको बना लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है? लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का। इसके बाद जो नॉर्मल अकाउंटेंसी है डेबिट क्रेडिट वाली, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं या फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, उसको बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस जो है सर, ये आपका मैनेजमेंट का वर्क होता है। मतलब यहां तक का काम कौन करेगा? जो क्लर्क होगा, जो अकाउंटेंट होगा। अप टू फाइनल अकाउंट जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो कौन करते हैं? क्लर्क या फिर अकाउंटेंट जो होते हैं वो करते हैं। लेकिन जब हम एनालिसिस का स्टेप स्टार्ट करते हैं आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट, तो ये जो काम है ये कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। और वो किस लिए करते हैं? टू नो द पोजीशन ऑफ कंपनी एज कंपेयर टू अदर्स। कंपनी। हम क्या करते हैं, जब हमारी एज कंपेयर टू अदर कंपनीज, जब हमारी बैलेंस शीट वगैरह सब प्रिपेयर हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं वेयर वी स्टैंड इन अ नेशनल मार्केट और इन इंटरनेशनल मार्केट। तो इस कंपैरिजन में जो हमें हेल्प करता है वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस बहुत सारी ऐसी चीजें बता देता है जो हमें हेल्प करता है कि इस समय हम कहाँ पर हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। हमें अपनी टर्नओवर बढ़ानी है या फिर हमें अपनी मैन पावर बढ़ानी है या फिर हमें अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं। तो ये सब की जो जानकारी है ये हमें रेशियो एनालिसिस, और एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, एक आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, ये सब आपके एनालिसिस के पार्ट होते हैं। तो अभी कैश फ्लो फंड फ्लो तो नहीं करना है, अभी हम रेशियो करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इतने क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए कि आप लोग करते हुए थक जाएंगे पर क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसको जहां पे डाउट होगा पूछ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग रेशियो की? अकाउंटिंग रेशियोज आर रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, सपोज जिस चीज का भी आप रेशियो निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय जो बेस है इनटू 100, और आपका जो रिजल्ट आएगा सपोज 20% आया। तो यहां पर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस होगा between figures which are connected with each other. For example, sales and gross profit, they are related to each other. जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में इधर आपकी सेल्स आती है और इधर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर आपकी सेल्स बढ़ेंगी तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा? सोच के बताइए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है मैडम, डिपेंड करेगा कि अदर चीजें क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। आपके एक्सपेंसेस किस तरह के थे। लेकिन सर अगर उसको कांस्टेंट मान ले, एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा। देखिए एक ट्रेडिंग बनाया मैंने, यहाँ पर इस साइड के जितने भी एक्सपेंस है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज वगैरह सबको लेके मैंने लिख लिया है 500। सेल्स को मैंने लिख लिया है 2000 और ग्रॉस प्रॉफिट इस समय मेरा आ रहा है 1000। ठीक है, 1000 नहीं, ऐसे करते हैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ऐसे क्या वैल्यू लेके यहाँ पे 1000 बच जाए, 1500, 2000।
मैम माइक ऑफ कर दीजिए अपनी साइड से। 500 चलिए एक बार बैलेंस कर लेते हैं। 2500 हो गया, उसमें से ये 5000 माइनस हुआ, इसको 1500 लीजिए, ये 1500 हो गया, ये आपका 2000 है। 2500 माइनस 1500 कितना बचेगा? 1000। ठीक है, अब आप लोग ये मानिए कि ये और ये दोनों कांस्टेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरी सेल्स बढ़ती हैं तो उसका रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा मैडम, बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा, केस में बढ़ेगा। हाँ जी, मैं इसको 2000 की जगह पे 3000 कर देती हूँ, तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट मेरे ग्रॉस प्रॉफिट पे आएगा। वो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ये हमें पढ़नी है रेशो में, कि एक फिगर जो है या सेल, हाउ सेल इज रिलेटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट। कि अगर हम, फॉर एग्जांपल मैनेजर ने मुझे ऑर्डर्स दिए, उन्होंने कहा देखिए ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा तभी काम चलेगा, तो मैं क्या कहूंगी? सर अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाना है तो दो रास्ते हैं, या तो एक्सपेंसेस कम कर लीजिए या फिर सेल्स बढ़ा लीजिए। फिर हम देखेंगे दोनों में से क्या पॉसिबल है। क्या पता एक्सपेंस कम करना पॉसिबल ना हो, हम ऑलरेडी बहुत लीस्ट एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सेल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कि हमें क्या बढ़ाना है क्या कम करना है, ये हमें सब पता चलता है जब हम रेशियोज पढ़ते हैं। रेशियोज की वैल्यूज जो निकल के आती है परसेंटेज में या फिर अमाउंट्स में या फिर टाइम्स में, तो हम लोगों को वहां से जानकारी मिलती है कि इसको हमें क्या करना है, किस चीज को बढ़ाना है, किस चीज को कम करना है, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर कंपनी। डेफिनेशन क्लियर है? यस। देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन। देखिए एक आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, ये अब रेलेवेंट नहीं है। पहले इस तरह से करते थे कि डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशो, वहां से रेशोज निकाल ले। एक सेकेंड, जो हमारे ट्रेडिशनल रेशोज हैं वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, बैलेंस शीट रेशो, कंपोजिट रेशो। इसमें हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली जो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टर्म्स गिवन है वहां से हम लोग रेशोज कैलकुलेट कर लेते थे। जैसे कि सपोज सैलरी है तो सैलरी का हमने वैल्यू देख ली किसके कंपैरिजन में, सपोज टोटल नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में। मतलब पिक्चर नहीं दिख रहा, आप जो पढ़ा रही हैं वो वाला पिक्चर ऊपर नीचे हो गया है। अच्छा, हाँ, ये yes, विजिबल नहीं है सर जो स्लाइड No, पर ma'am. दिखा रहे हैं? ओके ओके मैम। अब है? यूज ऑफ नहीं, अकाउंटिंग रेशियो विजुअल है मैडम अभी डेफिनेशन ही दिख रहा है स्क्रीन पे। मैम Definition दिख इसका रहा है? प्रीवियस वाला स्लाइड डाल दीजिए। अच्छा, एक मिनट। मैम। इसके पीछे हाँ 6 नंबर की स्लाइड दिखा दीजिए मैम। तो जो क्लासिफिकेशन है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, इनको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस आपको पता होना चाहिए। जो हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप का होता था, P&L, बैलेंस शीट, कंपोजिट। हम लोग इसमें जो स्कोप था वो बहुत वाइड नहीं था कि हम लोग सारी चीजों को लें। इसमें क्या होता है, अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट रेशियो निकाल रहे हैं तो आप लोग सिर्फ P&L की ही जो वैल्यूज हैं उनको ही लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज टर्म्स गिवन इन P&L अकाउंट ओनली, यहाँ पे ओनली नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस शीट वाले केस में क्या होता था, सिर्फ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स वाले लेते थे। कंपोजिट में क्या होता था, इन दोनों को ले लेते थे। बहुत वैरायटी नहीं थी हमारे पास, ठीक है। इसीलिए इनको रिप्लेस किया गया है फंक्शनल क्लासिफिकेशन से। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके इन 3 टर्म्स पे बेस्ड होंगे, तो इनको समझते हैं वन बाय वन डिटेल में। देखिए फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। आप लोग मुझे बताइए जरा, प्रॉफिटेबिलिटी में कौन कौन से रेशियोज आएंगे? यस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, है ना। ऐसे रेशियोज जो मुझे मेरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताएंगे, कम है, ज्यादा है, लॉस है, या फिर पिछले साल इतना प्रॉफिट था, इस साल प्रॉफिट कम हो गया है। तो वो हमें कौन से रेशियो से पता चलता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। नेक्स्ट आपका जो टर्नओवर रेशियो है, देखिए जो टर्नओवर रेशियो होता है, टर्नओवर का नॉर्मली हम उसको
सेल्स भी मानते हैं। हम कहते हैं ना कि कितना टर्नओवर है, मतलब वो सेल्स के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हम सेल्स टर्नओवर भी निकालते हैं। इस साल हमने टोटल कितनी सेल की, वो हमारे प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है। इसी में हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी निकालते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में हम निकालते हैं कि सपोज अगर मैंने एक साल में या मैंने उधार सेल की, तो उस उधार सेल को करने में मुझे ऑन एन एवरेज कितने टाइम में मेरा पैसा वापस मिला, मतलब कितने टाइम में मेरा पैसा डेटर्स से कैश में कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो टाइम्स में निकलता है, या फिर आपका आप इसको चाहें तो डेज में भी निकाल सकते हैं। सपोज 84 डेज में मेरे जो डेटर्स हैं वो मुझे पैसा वापस कर देते हैं ऑन एन एवरेज। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि नॉर्मली 84 डेज में मेरे पास कैश आ जाएगा। तो फिर मैं, अगर मुझे कोई कैश की ट्रांजैक्शन करनी है तो मैं उसको इस तरह से लोकेट करूंगी कि मेरे पास 84 डेज बाद कैश आ जाएगा, तो तब मैं ये ट्रांजैक्शन करूंगी जो कैश में ही करनी है। तो इसके लिए मुझे ये पता होना बहुत जरूरी है कि मेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होगा, या फिर मेरा सेल्स टर्नओवर रेशियो क्या होगा, या फिर मेरा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होगा। ऑन एन एवरेज मुझे क्रेडिटर्स को कितने टाइम में पेमेंट्स करनी है। ठीक है, तो ये सब हम टर्नओवर रेशियोज में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है हाउ मच वी आर कैपेबल ऑफ पेइंग आवर डेट्स। हमारे ऊपर जो कर्जे हैं, देखिए कर्जे दो टाइप के होते हैं, एक हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, एक हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं। तो शॉर्ट टर्म हमारे क्या होते हैं, जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं लाइक बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। तो इन डेट्स को हमारी जो पेइंग कैपेसिटी है वो कितनी है, ये हमारे सॉल्वेंसी रेशियो हमें बताता है। सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो बताएंगे कि विद इन अ ईयर हाउ मच वी आर कैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, एंड जो आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है वो बताता है सपोज आने वाले 5 साल में 10 साल में हम कितना पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल वाला सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि P&L रेशियो है, बैलेंस शीट है, और दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन फंक्शनल ये तो आपको रटने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, देखते हैं आप यूज ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का यूज क्या है? सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए, अगर मुझे सिर्फ ये जानना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल कितना है, तो उसके लिए मैं पूरा ट्रेडिंग या बैलेंस शीट वगैरह देखूं तो उसमें टाइम वेस्ट होगा ना। लेकिन अगर मेरे पास क्लियरली एक पेज पे सारे रेशियोज गिवन होंगे तो मेरे लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट इतना परसेंट है, नेट प्रॉफिट इतना परसेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल का इतना परसेंट है, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट का इतना परसेंट है, मेरे जो एसेट्स हैं वो मेरे लायबिलिटी से इतने टाइम्स कम है। समझ रहे? तो ये सब चीजें क्या होती हैं, सिंप्लीफाई हो जाती हैं अगर हम रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो इसका यूज है वो है इंटर फर्म कंपैरिजन। सपोज एक एयरटेल कंपनी है और एक जियो है। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन है। तो जब मैं इन दोनों के लिए एक सेम बेस का यूज करूंगी, सेम बेस मतलब दोनों का मैंने नेट प्रॉफिट का परसेंटेज ले लिया, तो दोनों का जो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज होगा उसको अगर मैंने कंपेयर किया, सपोज एयरटेल का 10% है, जियो का 12% है, तो मैं क्या कहूंगी, जियो इज बेटर देन एयरटेल। किस चीज के लिए? नेट प्रॉफिट के केस में, कि अगर हम प्रॉफिट वाइज देखें तो जियो इज बेटर देन एयरटेल। और सपोज अगर मैंने एसेट्स के उसमें देखा तो एसेट्स में क्या पता एयरटेल की एसेट्स ज्यादा हो। सपोज एसेट्स जो है एयरटेल की वो 500 करोड़ की है और जियो की 300 करोड़ की है,
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपैरिजन में कौन आ गया है, यहाँ पर एयरटेल आ गया, एयरटेल आ गया। ठीक है। तो ये सब जो कंपैरिजन है वो हम तब कर पाते हैं जब हमारे पास रेशोज अवेलेबल होते हैं दोनों कंपनीज के लिए, ठीक है। देखिए आप लोग सब पढ़ते हैं घर में, लेकिन एक्चुअली पता कब चलता है, एग्जाम में जाके कितना आता है कितना नहीं आता। सेम यहाँ पर भी सिचुएशन है, अपने जो बैलेंस शीट है, अपने फाइनल अकाउंट्स तो सब बना के खुश हो जाते हैं, वाओ मेरा तो रिजल्ट में पता 10% चलता है मैम। प्रॉफिट है जी। रिजल्ट में पता चलता है कितना आता है कितना नहीं आता। हाँ जी सर, एग्जामिनेशन भी मैंने गलत कह दिया, रिजल्ट में पता चलता है एक्चुअल, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो रेशोज है ना, ये भी हमारा रिजल्ट है, जो पूरे साल हमने मेहनत की, प्रोडक्शन किया, बिजनेस किया, मार्केटिंग की, अकाउंट्स मेंटेन किए, सारी चीजें, और रिलेशनशिप मेंटेन की हमने अपने क्रेडिटर्स से, डेटर्स से, सबसे। तो इन सब का जो रिजल्ट है वो हमें पता चलता है रेशोज में। रेशोज हमें बताते हैं हाउ मच कैपेबल वी आर, ठीक है। और ये हमें हेल्प करता है किस चीज में, इंटरफर्म कंपैरिजन में। दो डिफरेंट कंपनीज को अगर हमें कंपेयर करना है तो उसके लिए हम रेशोज की हेल्प से कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी फर्म स्ट्रांग है, कौन सी फर्म वीक है। नेक्स्ट देखिए, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। कुछ कंपनीज जैसे आपका आईटीसी है, कुछ कंपनीज इंडिविजुअली इतनी बड़ी होती हैं, उनके बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, जैसे कि सपोज उनके पास एक कॉस्मेटिक्स का डिवीजन है और एक उनके पास सपोज बिस्किट्स का है, बहुत सारे टाइप्स के वो बिस्किट्स बनाते हैं, ठीक है। एक आपका बिस्किट्स का हो गया, एक आपका कॉस्मेटिक्स का हो गया। जैसे यूनिलीवर मैडम, यूनिलीवर के बहुत सारे वो है ना जी सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी। हाँ, तो कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिविजुअली इतनी बड़ी है कि उनके खुद के ही बहुत सारे डिविजन्स हैं, तो कभी कभी उनको भी जरूरत पड़ती है। अब देखिए, सपोज आप 15 टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन 15 टाइप्स की वैरायटीज को आप तब तक ही तो बनाएंगे जब तो आपको प्रॉफिट देंगे। अगर आपको ये जानना है कि क्या मेरे पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट में या मेरी प्रोडक्शन लाइन में मुझे लॉस तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट्रा फर्म कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जो बिस्किट से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैडम सबको म्यूट कर दीजिए। देखिए, जो मुझे बिस्किट से जो प्रॉफिट हो रहा है और जो कॉस्मेटिक से प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो मेरा कॉस्मेटिक्स में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है और बिस्किट्स में मुझे लॉस ज्यादा हो रहा है, तो कुछ समय तो मैं क्या करूंगी, चलो कोई नहीं, अभी ये नया डिवीजन है बिस्किट का, तो अभी धीरे धीरे ही इसमें थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो हम लोग 1-2 साल तो इसका जो लॉस है वो बेयर कर लेंगे अदर डिवीजन से। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमें इस डिवीजन को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से दूसरे जो हमारे डिविजन्स हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये हमें सब जानकारी कहाँ से मिलेगी, जब हम उनके रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो इंटर फर्म तो हो गया डिफरेंट कंपनीज, एयरटेल और जियो। इंट्रा फर्म हो गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी, अगर उनके 2 या 2 से ज्यादा डिविजन्स हैं, जैसे कि आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये बहुत मल्टी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इनको आप अपने ही 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो उसके लिए भी हमें रेशियोज की जरूरत पड़ती है। अगेन 4th पॉइंट, प्लानिंग में यूज होते हैं रेशियोज। ऑब्वियसली अगर मुझे पता होगा कि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो थोड़ा कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। तो सेल्स बढ़ाने के लिए अब ये चीज मुझे पता कहाँ से चली, रेशियोज से, तो ये मेरे किस चीज में हेल्प करेगा, प्लानिंग में, क्योंकि अब मैं जो प्लानिंग करूंगी वो ये सोच के करूंगी कि मुझे सेल्स बढ़ानी है। क्लियर है ये वाली स्लाइड? आपके 4 यूज है। एक तो रेशियोज से क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। दूसरा, 2 डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर कर पाते हैं हम लोग, एक सेम कंपनी के डिफरेंट डिविजन्स को कंपेयर कर पाते हैं, और हम लोग एक बेटर प्लानिंग
कर पाते हैं रेशियोज की हेल्प से। अब देखिए, अब हम 1 बाय 1 रेशियोज लेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो होता है वो होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब हमारे पास इस समय कितना कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, कैश, ये वाला कलर विजिबल है? मैडम व्हाइट कर दीजिए। वाइट कर दीजिए। हाँ मैम व्हाइट। कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो इस समय पोजीशन है कैश की, और ऐसे कैश की विच इज रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। मतलब एक तो इसमें हम कैश लेंगे, प्लस हम उन चीजों को लेंगे विच आर इक्विवेलेंट टू कैश और इजिली और रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। देखिए लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं। लिक्विडिटी मतलब कि हमारे पास जो कैश है वो कितना अवेलेबल है कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर सके। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है हमारा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज of the firm, taking into consideration of the value of current assets and current liabilities at a given point of time. तो liquidity ratio हमें बताता है how much current assets are available to meet current liabilities of the period. तो इसके लिए हम लोग क्या कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं? लिक्विडिटी रेशियो। अब जो लिक्विडिटी रेशियो है इसके अंदर हमारे दो रेशियोज आते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज में से एक है। देखिए करंट रेशियो और क्विक रेशियो। जो करंट रेशियो है वो आपको आपकी पोजीशन बताएगा, कैश पोजीशन, और जो क्विक रेशियो है वो इससे भी अच्छी पोजीशन बताएगा। अच्छी पोजीशन मतलब और बेटर बताएगा इससे भी, ये और रिफाइंड है करंट से, ठीक है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला, क्योंकि करंट रेशियो हमें क्या बताता है? हाउ मच करंट एसेट्स आर अवेलेबल टू मीट द करंट लायबिलिटीज। तो फॉर्मूला भी यही बन गया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे जो शॉर्ट टर्म डेट्स हैं उनको पे करने की हमारी एबिलिटी कितनी है, वो हमें पता चलेगा करंट रेशियो से। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या लेना, करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दे देते हैं और फिर वहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी चीज को लेना है, कौन सी चीज को नहीं लेना है। तो देखिए एक बार, करंट एसेट्स में आप क्या क्या लेंगे? स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे हमारे करंट एसेट्स है ना। किसी को डाउट तो नहीं है कि ये करंट एसेट क्यों है? मैम डेटर्स जो हुआ वो क्या पीएनएल क्या? जी मैम क्या कह रहे हैं? डेटर्स जी ये असेट आप पूछ रहे हैं ये क्या है? यस मैम। देखिए डेटर्स जो हैं, सपोज जब मैंने सेल ऑन क्रेडिट किया, मैंने उधार सामान बेचा, उस समय उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, उन्होंने कहा कि हम आपको पेमेंट बाद में करेंगे, तो वो मेरे क्या बन गए? डेटर्स बन गए। तो मेरे लिए अच्छी बात है, यहाँ से मुझे पैसा मिलेगा ना, और एक शॉर्ट टर्म में ही मिलेगा, मतलब विद इन अ ईयर ही मिल जाएगा। तो इसलिए ये मेरी करंट एसेट है, ठीक है मैम। मैम व्हाट ऑल कम्स अंडर प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस मैं बताती हूँ, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट में। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको मैंने सपोज एक्सपेंसेस व्हिच आर प्रीपेड रिचार्ज करवाते हैं। नॉट, जी सर बिल्कुल सही एग्जांपल दे रहे हैं आप। एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट ड्यू बट पेड, मतलब मेरा कोई खर्चा जो है वो ड्यू नहीं हुआ था, बट मैंने फिर भी उसकी
पेमेंट कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 Advance मंथ का tax. रिचार्ज करा लिया, एडवांस टैक्स भी पाएगा मैडम। एडवांस जी पेमेंट कर दी बिल्कुल। जैसे। जो भी आप एक तरह से आप देखिए, कोई भी खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया, दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे प्रीपेड रिचार्ज होता है ना, सपोज अभी ये आपका दिसंबर मंथ चल रहा है और अब आजकल 6 मंथ्स प्लान आने लगे हैं ना, तो आपने 6 मंथ्स का रिचार्ज करा लिया, तो ये आपका कब तक चलेगा? मई तक चलेगा। दिसंबर में तो चलेगा ही चलेगा, प्लस अप टू मई तक आपको रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 5 महीने का आपने अभी से एक्स्ट्रा रिचार्ज करा लिया, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको आपने पहले ही पे कर दिया, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। यस। तो ये आपकी करंट एसेट में आ जाएगा, और करंट एसेट में इसलिए आया है क्योंकि ये 1 साल का नहीं है, ये कुछ मंथ्स का है। तो कोई भी आपकी एसेट्स जिनका बैलेंस विद इन अ ईयर फ्लक्चुएट करेगा, वो सब हमारी करंट एसेट्स होती हैं। मैडम अगर 2 साल का रिचार्ज कराए तो भी प्रीपेड में आएगा? नहीं सर, वो फिर आपका मतलब उसमें क्या होगा, जो इस साल का होगा उसको आप प्रीपेड मान लेंगे। मतलब क्योंकि हमें अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं ना सर 31 मार्च को, तो आप देखेंगे 31 मार्च तक आपने कितना एक्स्ट्रा कराया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सर आपने फाइनल अकाउंट वाली क्लास ली थी? यस मैम। अच्छा, तो वहां पे मैंने इसको बहुत क्लियरली बताया हुआ है, शायद केस 2 था ये हमारा। मैडम डिप्रिसिएशन तो कैसे होगा मैम, एक बार उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। मैडम ये कंबाइंड है ना, जेआईबी सीआईबी के लिए कुछ लोगों ने आपकी वो क्लास अटेंड नहीं की, तो सही पकड़े, सही कह रहे हैं। जी जी कोई बात नहीं, तो पूछ लीजिएगा जिनको डाउट हो। मैम ये कह रहे थे मैम कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंस कैसे करेंगे मैम उसको करंट एसेट में, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, दोनों सेम है अलग अलग है? सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अलग होते हैं सर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमने बिजनेस जब हमारा बना, मतलब एक तरह से बिजनेस के एग्जिस्टेंस में आने से पहले जो हमने खर्चे किए, वो होते प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। वो किस में आएंगे मैम? मैम उनको हम, वो इसमें नहीं आते हैं, करंट में नहीं आते हैं, उनको हम उनका थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो P&L में हम लोग राइट ऑफ करते जाते हैं। एसेट्स का पार्ट है ना मैम वो? जी मैम, उसको हम लोग ना राइट ऑफ करते हैं, तो जितना हमारा राइट ऑफ होते जाता है उतना हम उसमें से माइनस करते जाते हैं। अच्छा ठीक है मैम। सपोज 10 करोड़ का वो खर्चा हो गया था, उसको मैं एकदम से नहीं चार्ज कर पाऊंगी, अगर किया तो पहले ही साल लॉस आ जाएगा, तो हमारा बिजनेस मतलब कोई भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे अमाउंट में मैम can the preliminary expenses be taken as intangible assets? इंटेंजिबल एसेट्स मैम देखिए, इनको हम मैं नहीं कह सकती कि इनको इंटेंजिबल एसेट्स कहेंगे, क्योंकि मैंने कहीं पर मतलब ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है मैम, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। Because अगर आपको some जानना है, preliminary expenses, as you said, maybe we have spent for advertisement. जी So those comes under एडवर्टीजमेंट वाले। देखिए, अगर एडवर्टीजमेंट तो आप आफ्टर मेकिंग बिजनेस करेंगे ना, तो वो आपके डेफर्ड रेवेन्यू होते हैं, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होता है आपका। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस सिर्फ वो एक्सपेंसेस होते हैं विच आर पेड बिफोर बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। Okay ma'am. ठीक है मैम। Okay. चलिए, करंट एसेट्स में आपको सब क्लियर है? बिल्स रिसीवेबल मतलब मैम, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हाँ जी, पूछना चाह रहे हैं क्यों? नहीं मतलब बिल्स जो आने वाला है। जी सर, जिसकी पेमेंट हमें मिलेगी, जो हमारे लिए रिसीवेबल है, हमें पे नहीं करना है। देखिए सर, ये जैसे डेटर्स होता है ना, अभी मैंने उधार सेल की और उसके बदले मेरे कस्टमर ने कहा मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो मेरा डेटर बन गया। लेकिन मैंने अगर उसको कहा कि सर मुझे आप पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको ज्यादा जानती नहीं हूँ और मेरा नया बिजनेस है, तो मैं अभी रिस्क नहीं ले सकती हूँ, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे एक लीगल डॉक्यूमेंट बना के दे दीजिए, रिटर्न में लिख के दे दीजिए कि आप 2 महीने या 3 महीने में मेरा पैसा
लौटा देंगे। तो जब यही डेटर लीगल एक हमें डॉक्यूमेंट दे देते हैं, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। ओके मैडम, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आएगा ना? सर बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ना, उसी के ही ये पार्ट होते हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। ये जो है ना, ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पैसा मिलना होता है तो उसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, और जब हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पैसा पे करना होता है तो उसको बिल्स पेबल कहते हैं। और मैम बिल्स रिसीवेबल प्रयास हो रहे हैं, आप उनकी जानकारी नमो ऐप के जरिए उन तक जरूर पहुंचाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने साल भर से एक अनूठा अभियान चला रखा है और उसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। कर दीजिए मैम। मोदी को बंद कर दो जी। मोदी जी को बंद कर दो मैम। कुमार प्रिंस मोदी जी को वेटिंग रूम में डाल दो। हम लोगों ने करंट एसेट्स देखा। कौन कौन से करंट एसेट्स हैं जो करंट रेशियो का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हुए हम लोगों को कंसीडर करने हैं? फर्स्ट वन, स्टॉक, फिनिश गुड्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज विच आर नॉट ड्यू बट पेड। ठीक है, तो ऐसे हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। आगे देखिए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या होता है हमारे, देखिए इसी का कुछ चीजें तो इसी की अपोजिट है। जैसे यहाँ पर करंट एसेट्स में डेटर्स है तो यहाँ पर क्रेडिटर्स आएगा, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल्स है तो यहाँ पे बिल्स पेबल आएगा, यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस है जो कि ड्यू नहीं हुए थे और आपने पहले ही पे कर दिए, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो कि ड्यू हो चुके हैं बट आपने पे नहीं किए, प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स, ऐसे लोन्स जो आपको विद इन अ ईयर आपको पे करने हैं। तो ये सब आपके क्या आ जाएंगे, करंट लायबिलिटीज। जब आप दोनों के कैलकुलेशन करके अमाउंट निकाल लेंगे, फिर आप उसको यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, करंट एसेट्स की वैल्यू ऊपर, करंट लायबिलिटीज नीचे, और फिर आपका जो भी आंसर आएगा रेशो में। एक चीज याद रखिएगा, इसका जो आइडियल रेशो होता है वो 2:1 होता है। मतलब हमारी जो करंट एसेट्स हैं इट शुड बी ट्वाइस एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा यही आएगा। देखिए रेशो तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर आपका रेशो 2:1 आ रहा है दैट मीन्स कि आपकी जो कंपनी की जो करंट पोजीशन है वो बिल्कुल अच्छी है। ठीक है, और अगर उसमें आपका सपोज करंट एसेट्स कम है और आपका ये वाली वैल्यू बढ़ रही है दैट मीन्स कि आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं और आपके एसेट्स उनको पे करने के लिए कम है। तो यहाँ पर ये एक कॉज ऑफ कंसर्न होगा और आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें कि करंट लायबिलिटीज कम हो जाएं और करंट एसेट्स थोड़ी बढ़ जाएं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो जो है वो आपका करंट रेशो से, जैसा कि इसका नाम है क्विक रेशो, करंट एसेट से, करंट रेशो से थोड़ा और लिक्विड है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर कौन सी एसेट्स लेनी है, करंट लायबिलिटीज तो यहाँ पे वही रहेंगी जो ऊपर वाले केस में थी करंट रेशो वाले में, लेकिन यहाँ पर जो चेंज आएगा, चेंज ये आएगा कि यहाँ पर करंट एसेट्स की बजाय क्विक एसेट्स आएंगी। ठीक है, क्विक एसेट्स कौन सी एसेट्स होंगी देखते हैं। क्विक एसेट्स में हम लोग ऐसी एसेट्स को माइनस कर देंगे जिसमें कोई बाउंडेशन है कैश कन्वर्ट होने में। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉक है, जरूरी नहीं है कि मेरा स्टॉक जब मैं चाहूं तब बिक जाए। इट विल डिपेंड कि मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है, कस्टमर्स अवेलेबल है या नहीं है। तो इसलिए जब हम क्विक रेशो फाइंड आउट करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग स्टॉक को एक्सक्लूड कर देते हैं। सेम आपका प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो भी आपका कैसे कन्वर्ट होता है। सपोज अगर आपने 5 मंथ्स का प्रीपेड एक्सपेंस किया हुआ है, अगर आपका 5 मंथ्स का प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो क्या होगा, वो मंथ बाय मंथ ही तो आपका कैश में कन्वर्ट होगा, एकदम से तो नहीं हो सकता। अगर 5 मंथ्स है
तो इट विल टेक 5 months, तो इसीलिए इसको भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो डिफरेंस क्या है करंट रेशो और क्विक रेशो में? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो उसमें हमें करंट रेशो में हमें करंट एसेट्स लेनी है, क्विक रेशो में हमें क्विक एसेट्स लेनी है, और क्विक एसेट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, इसका जो आइडियल रेशो होता है इट इज 1:1। अगर हमारे क्विक एसेट्स 1 है और करंट लायबिलिटी 1 है तो इसको आइडियल माना जाता है। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं, ये क्वेरी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको हमने अभी पेमेंट नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल इन द मंथ ऑफ मार्च मुझे सैलरी पे करनी थी, लेकिन वो सैलरी मैंने मार्च में पे नहीं की, तो ये क्या होगा, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाएगी, ऐसी लायबिलिटी जो हमें विद इन अ शॉर्ट पीरियड हमें मेट करनी है, पे करनी है। हाँ मैम, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना जी सर, लॉन्ग टर्म सोर्सेस का जो फंड फिक्स्ड एसेट में नहीं यूज होते वही हमारा वर्किंग कैपिटल होता है, ऐसा कुछ है? सर एक बार दोबारा पूछिए। लॉन्ग टर्म, हाँ लॉन्ग टर्म सोर्स का जो अमाउंट, सर लॉन्ग टर्म का अमाउंट, हाँ लॉन्ग टर्म का जितना अमाउंट वो फिक्स्ड एसेट में नहीं यूज होते वही, हाँ वही अमाउंट होता है लॉन्ग टर्म सोर्स से आया हुआ अमाउंट माइनस फिक्स्ड एसेट में यूज हो गया, और पेंडिंग जो अमाउंट है वही हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। सर ये तो आप एक मैथमेटिकल तरीका बता रहे, सपोज बैलेंस शीट में अगर मैं इन सब चीजों को ले लूं तो फिर वही चीज होगी जो आप कहना चाह रही कि सपोज इधर मेरी फिक्स एसेट्स हैं, इधर मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, यहाँ पे करंट एसेट्स आएंगी, इधर करंट लायबिलिटी आएंगी। अगर मैं इन दोनों चीजों को हटा देती हूँ तो ऑब्वियसली मेरा वर्किंग कैपिटल ही बचेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। मैं जो इन प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जी सर, इन प्रैक्टिकल शॉर्ट टर्म एसेट जब क्रिएट होता है तब उसके साइमल्टेनियसली लॉन्ग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाता है। सर किस केस में? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पकड़िए कि एक स्टॉक आपने खरीदा, हाँ उधार से, जी सर, स्टॉक परचेज किया, हाँ स्टॉक लिया जी, या आप पकड़ लीजिए कि आप मिनरल्स मंगाया अपने कंपनी के लिए, ठीक है, क्या मंगाया सर? कुछ भी जी सर, हाँ मंगाया जिससे कि एक प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कच्चा माल, हाँ सर रॉ मटेरियल मान लेते हैं, रॉ मटेरियल हमने रॉ मटेरियल परचेज हाँ, किया। जी हाँ, सर बताइए आप। उससे जो एसेट क्रिएट होगा उसका सेम अमाउंट तो लायबिलिटी भी क्रिएट हो गया ना सर? वो तब होगा अगर ये रॉ मटेरियल मैंने क्रेडिट में परचेज किया है तो। हाँ हम क्रेडिट ही बता रहे हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। अगर मैंने कोई भी क्रेडिट परचेज की है तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो ये होगा कि मेरी करंट एसेट भी बढ़ेगी और मेरी करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी। यही पूछ रहे थे सर? हाँ हाँ, इसलिए जो वर्किंग कैपिटल इसका तो हम जो एसेट से लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, मगर वर्किंग कैपिटल का अमाउंट तो लॉन्ग टर्म सोर्स से ही आता है ना सर? देखिए ऐसा मतलब रूल नहीं है, हम फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर हमें बैलेंस शीट से वर्किंग कैपिटल निकालना है तब हम वो कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन सपोज हमारे पास पूरी बैलेंस शीट गिवन नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, करंट एसेट्स इतने हैं, करंट लायबिलिटी इतने, तो फिर आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। मैं वो डाउट आपके पास क्लियर किया, ऐसा भी हो सकता है। जी ठीक है, सर, बिल्कुल थैंक यू। ओके, और कोई भी पूछना चाह रहे हैं? जी पूछिए। यस मैडम, वो है ना जो सर अभी डिस्कस कर रहे थे वो उसकी है ना बैलेंस शीट इक्वेशन है कि लॉन्ग टर्म सोर्स माइनस लॉन्ग टर्म यूज इक्वल टू द वर्किंग कैपिटल। जी या बस इतना ही है उसमें भी। हाँ इज इक्वेशन। जी अच्छा जी सर, देखिए वो जो इक्वेशन है
वो वही बैलेंस शीट से निकलेगी, है ना। बैलेंस शीट में जितने भी आपको वैल्यूज गिवन है, आप उसमें से अगर लॉन्ग टर्म और इनको आप एडजस्ट करेंगे तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है सर। हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें सपोज बैलेंस शीट नहीं गिवन है और सिर्फ हमें करंट रेशियो फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, तो प्लीज उनको अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, करंट रेशियो और आपका क्विक रेशियो। करंट रेशियो और क्विक रेशियो में सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो क्विक एसेट्स हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स में से दो चीजों को एक्सक्लूड कर देंगे, एक तो स्टॉक को और एक प्रीपेड एक्सपेंस को। बस ये आपको याद रखना है, बाकी दोनों फॉर्मूलेज सेम है, सिर्फ एक इस चीज को हटा के। सर है कोई क्या हम पोस्ट डेटेड चेक को बिल रिसीवेबल मान सकते हैं? सर देखिए, अगर मान भी सकते हैं तो हम उसको करंट एसेट्स में यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे सर, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और अकाउंटिंग में मतलब ऐसे कहीं पे सर लिखा नहीं है कि हमें इसको पोस्ट डेटेड चेक को हम बिल रिसीवेबल मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। ठीक है सर, हो सकता है कि कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने आया होगा, तो सर इसके बारे में मैं अभी आपको श्योरली नहीं बता सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बार देख के सर कंफर्म करके बताऊंगी, मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि इसको हम बिल रिसीवेबल मानेंगे या नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल से तो नहीं मानेंगे सर, उसके अपने अलग रीजंस होंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। क्विक रेशियो में बैंक शॉर्ट टर्म लोन जो बैंक से फाइनेंस है वो कम होगा या डिडक्ट होगा या नहीं होगा लायबिलिटी में से? लायबिलिटीज में से कौन सा मैम? बैंक का लोन जो शॉर्ट टर्म बैंक से क्रेडिट है, दैट वन। जी, अगर हमने आप कह रहे हैं कि जो हमने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, हाँ, उसको हम करंट लायबिलिटी में लेंगे या नहीं लेंगे? क्विक रेशियो में हाँ, यस मैम। हाँ जी मैम, क्विक रेशियो में देखिए करंट लायबिलिटी सेम रहेगी एज इन करंट रेशियो, उसको हम लेंगे मैम। शॉर्ट टर्म जो लोन है हमारा बैंक का, उसको लेंगे विच इज पेबल इन। मैम बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं देते शायद। जी सर, बैंक ओवरड्राफ्ट इसका ना देखिए, अगर जो डिटेल्ड आपका ना, क्योंकि आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलना है, अगर आपकी बुक में ये चीज होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अभी हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं और फिर हम लोग आपकी बुक से लेंगे, वहां पर जो कंटेंट गिवन होगा, इस तरह के जो डाउट्स होंगे, जैसे कि एक पोस्ट डेटेड चेक है, एक आप कह रहे हैं कौन सा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इन सबकी ये जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, इन सबको मैं क्लियर करा दूंगी। मैडम वो पोस्ट डेटेड चेक जो है ना जी, वो असेट साइड में बैंक बैलेंस के नीचे आता है, चेक इन हैंड करके। चेक इन हैंड करके, हाँ जी, हाँ सर, हाँ, ऐसा वो पकड़ जाता है। हाँ जी सर, तो वही है कि मैं इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि इसको बीआर में हम इसको काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं सर, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकती, है ना। इसको मैं कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगी। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट इज ड्यू फॉर पेमेंट, इट इज काउंटेड अंडर करंट लायबिलिटीज। जी मैम, इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट इज ड्यू फॉर पेमेंट देन इट इज कंसिडर्ड अंडर करंट लायबिलिटीज। जी मैम, ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा कि इंटरेस्ट ड्यू है बट हमने पे नहीं किया। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैडम प्लीज सॉल्वेंसी रेशियो एक बार और बता दीजिए मैडम। सॉल्वेंसी रेशियो जिसमें आपने बताया था शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। सर वो अभी ना आगे आएगा डिटेल में, अभी वो उसको मैंने डिटेल में नहीं कराया, तब मैं करा दूंगी। ठीक है सर, आप वहां पे पूछ लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ आएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा लीवरेज रेशियो। लीवरेज रेशियो हमारा क्या होता है, देखिए, इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ डेट प्रपोर्शन प्रेजेंट इन द इंटायर कैपिटल contributed by a firm throughout the term. The firm which has debt in capital is known as levered firm. That which has no debt is unlevered firm. देखिए सर, एक हमारा डिबेंचर होता है,
डिबेंचर बॉन्ड्स आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जो डिबेंचर और बॉन्ड है, तो जो फर्म्स इसको यूज करती हैं, ऐसी फर्म्स, ऐसी कंपनीज जो डिबेंचर्स को अपने बिजनेस के लिए एक लोन पर्पस के लिए यूज करती हैं, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को, तो उन फर्म्स को हम लीवर्ड फर्म कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है सर, हमें एक बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट एक आपका अकाउंटिंग पर्पस के लिए, अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा वो, उससे हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए हम लोग डिबेंचर्स को जरूर इंक्लूड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो आई थिंक रेशो के लिए वो जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, कोई भी फर्म जिसके अंदर डेट प्रपोर्शन होता है, मतलब डिबेंचर्स या बॉन्ड्स होते हैं, तो उस फर्म को हम लीवर्ड फर्म कहते हैं। और जिनके पास, जिन कंपनीज में कोई डेट्स नहीं होते, उनको हम अनलीवर्ड फर्म कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज आप इसको क्लियर रखिएगा। अगर डेट्स होंगे पोर्टफोलियो में, देन दैट फर्म विल बी अ लीवर्ड फर्म, एंड इफ नो डेट, देन द फर्म विल बी अनलीवर्ड फर्म, ठीक है। इसके अंदर हमारे 3 रेशोज आते हैं, डेट इक्विटी रेशो, डेट एसेट रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। डेट को देखेंगे हम इक्विटी के कंपैरिजन में, डेट को देखेंगे एसेट के कंपैरिजन में, और फिर हम लोग करेंगे जो हम इसके लिए इंटरेस्ट पे करते हैं उसका रेशो। इसको 1 बाय 1 लेंगे। देखिए, पहले डेट इक्विटी रेशो, इट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ फंड्स बीइंग फाइनेंस्ड थ्रू बोरोइंग कंपोज टू इक्विटी। इसमें हम ये देखते हैं कि हमने कितना परसेंटेज ऑफ फंड्स फाइनेंस किया है थ्रू बोरोइंग्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेट इक्विटी रेशो में ऊपर हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स, जो आपके डिबेंचर्स हैं, क्योंकि ये आपके जनरली 18 इयर्स, 20 इयर्स और आई थिंक शायद 15 इयर्स भी होता है। तो ये इस तरह से होता है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म डेट्स कहते हैं हम। और डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनसे हम इनको डिवाइड करके देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में हमारे पास कितने डेट्स हैं। अब इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या इंक्लूड होगा, लोन प्लस बोरोइंग्स, डिवेंचर से। लोन आपका यहाँ पर बैंक लोन भी हो सकता है, लेकिन कौन सा, जो आपका लॉन्ग टर्म होगा, 10 इयर्स, 20 इयर्स, ये वाला। और बोरोइंग्स मैडम इसमें करंट लायबिलिटी नहीं आएगा ना? नहीं सर, ये जो है ये आपका डिवेंचर्स डेट इक्विटी रेशो है। डेट और इक्विटी दोनों ही आपका लॉन्ग टर्म होता है। तो इसमें जो दोनों हम जो 2 चीजें हम ले रहे हैं, 2 आइटम्स ले रहे हैं, दोनों ही लॉन्ग टर्म नेचर की है। यहाँ पर करंट का या वर्किंग कैपिटल का कोई रोल नहीं है। तो इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स में आपको याद रखना क्या आएगा, लोन और आपका बोरोइंग्स। शेयर होल्डर्स इक्विटी में क्या आएगा, इक्विटी कैपिटल, जितने भी आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की हुई है मार्केट में, वो प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको ये टर्म्स याद होंगी किसके अंदर क्या आता है, तो आप इजीली फॉर्मूला पुट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेट एसेट्स रेशो। देखिए, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, डिबेंचर्स को सिक्योर्ड लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए मैक्सिमम केस में तो ये क्या होते हैं, इनमें हम बैकअप में एसेट्स रखते हैं। किसी का डाउट है? मैडम ये जो शेयर होल्डर्स इक्विटी में ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्यों आया, जरा बताएंगे ये? सर, ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, इसके अंदर देखिए, मुझे सपोज 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो मैं क्या करती हूँ, इस 100 रुपीज में से ना 60 रुपीज तो मैं एक्चुअल प्रॉफिट दिखाती हूँ, बाकी जो 40 रुपीज होता है उसको मैं अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देती हूँ। रिजर्व्स बहुत सारे होते हैं सर, कैपिटल रिजर्व, आपके कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं, बट वो पार्ट तो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है ना। क्योंकि देखिए, आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस जो भी हमारे पास बचता है, वो वैल्यू क्या होती है हमारी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है, क्योंकि फाइनली इनको वही तो मिलता है जो बचा कुचा होता है। तो इनकी जो भी अमाउंट है वो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स से बिलोंग करता है। अब भले ही यहाँ पर हम 60 लिख दें और यहाँ पे 40 लिख दें, लेकिन टोटल अमाउंट तो हमारा 100 था ना, जो आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस हमें बचा था,
ठीक है सर, वो कुछ कंटिजेंसीज के लिए कि कभी जरूरत पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो उस केस में हम लोग उसको बस एक अलग कैटेगरी में रख देते हैं। उस कैटेगरी का नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो अर्न मनी होती है उसी का पार्ट होता है, उसी का कुछ पार्ट हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल देते हैं फॉर मीटिंग द कंटिजेंसीज ऑफ फ्यूचर। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वापस से हम उस अमाउंट को उसमें ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप हर महीने अपनी सैलरी में से 5,000 रुपीज आप एक ऐसे फंड में रख देते हैं, आप उसको यूज नहीं करते, लेकिन आप जब सोचते हैं कि भाई मेरे पास कितना पैसा, तब आप उसको इंक्लूड करते हैं। अगर आपको सपोज टोटल फंड आपको चेक करना हो कि मेरे पास टोटल कितने पैसे हैं, तब आप उसको ऐड करते हैं कि हाँ मेरे पास 5,000 वो भी है, 45 ये भी है, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते हैं। यूज आप उसको तब करते हैं जब जरूरत पड़ती। ठीक है, तो इस तरह से ही आप इसको मान लीजिए। बाकी सर इसमें अकाउंटिंग में अगर आपको जानना है तो मैं आपको इसको डिटेल में बता दूंगी किसी और टॉपिक में। ठीक है, देखिए आगे। फिर उसके बाद दूसरा हमारा होता है डेट एसेट्स रेशो। डेट एसेट रेशो क्या होता है कि ये जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं, मोस्टली आपने शायद एक टर्म सुना होगा मॉर्गेज। यस। हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिबेंचर्स इशू करती है ना कंपनी, उसके बैकअप में एसेट्स रखती है कि दिस डिबेंचर इज मॉर्गेज अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, दिस डिबेंचर्स मॉर्गेज अंडर दिस मशीनरी। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमने टोटल डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं तो उनको पे ऑफ करने के लिए हाउ मच एसेट्स वी हैव, तो उसके लिए हम लोग रेशो निकालते हैं। वहां से हमें पता चल जाता है कि हमारे डेट्स को चुकाने के लिए हमारे पास कितनी एसेट्स अवेलेबल है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला रेशो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या क्या चीजें लेंगे हम टोटल डेट्स में। अगेन अब देखिए, यहां पर बात लॉन्ग टर्म की नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है टोटल डेट्स। तो टोटल डेट्स में आपके लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों आएंगे। ठीक है, और आपकी जो एसेट्स है, क्योंकि एसेट देखिए जहां पे भी टोटल वर्ड आ जाएगा तो वहां पर आपको करंट और मतलब चाहे आपका शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, टोटल का मतलब आपको सब चीजें लेनी है रिलेटेड टू। अगर टोटल डेट की बात कर रहे हैं तो सारे डेट्स लेने हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है। और एसेट्स में टोटल की बात कर रहे हैं तो वो चाहे आपकी फिक्स एसेट्स हो, चाहे आपकी करंट एसेट्स हो, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट हो। मैडम आइडियली डेट इक्विटी रेशियो और डेट एसेट रेशियो कितना होना चाहिए? सर इसमें देखिए, जो आइडियल रेशियो है ना, वो सबके लिए आइडियल रेशियो प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, कुछ के लिए ही किए गए हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा क्विक रेशियो, ये सर हर कंपनी के लिए डिफर है। किसी कंपनी के लिए कोई आइडियल रेशियो है, किसी कंपनी के लिए कोई आइडियल रेशियो है, इसलिए मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है सर, जो आइडियल है, जो यूनिफॉर्म है, वो हमारे करंट रेशियो और क्विक रेशियो था, वो मैंने आपको बता दिया था सर। अगर इसमें भी होगा तो मैं आपको बता दूंगी, बट जनरली ये जो है वो डिफर करते हैं कंपनी टू कंपनी, तो इसलिए इनका कोई आइडियल रेशियो एज सच माना नहीं गया है। लेकिन हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एक लगा लेती है कि हमारे लिए आइडियल ये होगा, तो वो हमें नहीं पढ़ना है सर कि कंपनी हर कंपनी का क्या होगा, हमें यूनिफॉर्म वाला पढ़ना है। तो वो हमारा करंट रेशियो और क्विक रेशियो में था, वहां पे हमने कर लिया था। मैम तो डेट आपको ये इक्विटी चीज क्लियर रेशियो है? आइडियल रेशियो इज 2:1। जी मैम। डेट इक्विटी आइडियल रेशियो इज 2:1 मैम। जी मैम, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। 2:2 बुक में दिया हुआ है ना मैम? आई हैव नोटेड इट फ्रॉम टू सर्स क्लास मैम। अच्छा ठीक है मैम। देखिए ये जो है ना मैम, अगर होगा भी, देखिए अगर स्टैंडर्ड होता तो वो जैसे हमने ऊपर वाले में किया था वहां पे मेंशन होता है। अब यहाँ पर क्या है मैम, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, क्योंकि हर कंपनी तो लीवर्ड कंपनी नहीं होती, तो इसीलिए इन वाले रेशियोज को आइडियल मतलब आप कह सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन प्रेफर्ड। जी मैम, मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, प्रेफरेबल ये है। चेक करना चाहिए बस जी, only for that purpose. If we are financing to the company, जी, if it is 2:1, then it is okay. जी मैम, it is in a good sign, है ना? जी मैम।
हाँ मैम, गूगल में मैं अभी देखा, यहाँ पर दिखा रहा है कि जनरल कंसेंसस इज दैट इट शुड नॉट बी अबव 2.0 2 से ये रेशियो 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से कम। जी सर, देखिए वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। उन दो रेशोज के बाद जो भी रेशोज हैं सर, उनकी जो आइडियलिटी है, इट विल डिपेंड कि कंपनी कैसी है। मतलब आप अपने कन्वीनियंस के लिए समझ सकते हैं, जैसे मैम ने हमें बताया भी कि उसका 2:1 है, तो ये प्रेफरेबल है कि इतना होना चाहिए। अगर इतना होगा देन इट इज गुड। और आप कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक फैक्ट है कि 2 से ज्यादा होगा, दैट मीन्स कि हमारे डिबेंचर्स क्या है, ट्वाइस हैं। तो ये तो ऑब्वियसली खतरनाक बात हो जाएगी ना किसी भी बिजनेस के लिए। कि कल को बाय चांस अगर हमारा बिजनेस डूबता है तो कहां से देंगे हम इनके पैसे। चलिए ट्वाइस तो ठीक है, चलिए प्रेफरेबल है, ट्वाइस तक चलता है काम, लेकिन उससे ज्यादा अगर होगा तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर आवर कंपनी। तो इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो हम अपने डिबेंचर्स जो हैं उनको कम करेंगे या फिर उनको रिडीम कर देंगे। ठीक है। और ये टोटल वाला प्लीज याद रखिएगा, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि डेट का नाम सुन के हम सोचते हैं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म ही लेना है। टोटल मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों। टोटल एसेट्स का मतलब जितने भी आपकी एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड, करंट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है। थर्ड रेशियो है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज EBIT। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, डिबेंचर्स को क्यों प्रेफर किया जाता है, बिकॉज इट गिव्स अस अ टैक्स बेनिफिट। क्योंकि जब हम डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर देते हैं, उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर मेरा प्रॉफिट लोअर हो जाएगा ना। प्रॉफिट, अगर मैंने प्रॉफिट टैक्स पर्पस के लिए प्रॉफिट निकालने से पहले मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, सपोज मेरा 400 था, पहले 400 करोड़ था प्रॉफिट, और मैंने उसमें से 100 करोड़ माइनस कर दिया डिबेंचर इंटरेस्ट, तो अब मुझे टैक्स किस पे देना है, 300 करोड़ पे, ना कि 400 करोड़ पे। लेकिन जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पैसा बांटते हैं वो उसको हम नहीं माइनस कर सकते पहले। ठीक है, क्योंकि वो ओनर्स ही होते हैं ना एक तरह से, तो इसलिए उनके इस प्रॉफिट पे टैक्स लगता ही लगता है। लेकिन डिबेंचर्स से फायदा ये होता है कि जो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है इट इज डिडक्टेबल बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, जो भी आपका टैक्स होता है, कंपनी टैक्स। ठीक है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले वो वैल्यू निकालते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट मीन्स 400 करोड़। पहले हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बिफोर टैक्स। सपोज टैक्स आपका 50% है या 40% है, 50% मान लीजिए, तो 150 हो गया, 150 ये आ गया। तो हमें कहां पर पहुंचना है, हमें ये 400 वाली वैल्यू यहां पे लानी है बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स कितना होगा, 300, बिफोर इंटरेस्ट कितना होगा, 400, डिवाइड बाय इंटरेस्ट चार्ज्ड। ठीक है। तो ये मैडम एबिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं ना? तो किसको, एबिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं ना मैडम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं इसको। अच्छा। डिवाइड बाय जितना भी डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है वो। और EBIT कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, देखिए एक हमारे, अगर सपोज आपको पूरी बैलेंस शीट गिवन नहीं है या पूरी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो आप इस तरह से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स, जितनी भी आपकी सेल्स हुई है माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर उस कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स एसेट माइनस कर देते हैं तो आपका EBIT आ जाता है। एक्चुअली सर ये जो है आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक, जब हम वो पढ़ते हैं ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं वहां पर, तो हम लोग सबसे पहले हमेशा सेल्स लेते हैं, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, और फिर जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं हम कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स एसेट माइनस करते हैं तो हमारा आता है वैल्यू EBIT, और यू कैन से इट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करके जो आंसर आता है वो आता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद जब हम इसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारे वैल्यू आती है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमारी
ये वैल्यू निकल जाती है। फिर उसके बाद उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, देन हम जो भी फिर अमाउंट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड बाय इक्विटी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको क्योंकि ईबीआईटी कैलकुलेट करना है तो आपको बस यहाँ तक देखना है। फिक्स एसेट्स कैसे आएगा ये समझ नहीं आया। फिक्स एसेट्स का फिक्स कॉस्ट, सॉरी फिक्स, यहाँ पे ना फिक्स कॉस्ट ही आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ओके ठीक है मैम? यस जी ठीक है। हमें क्योंकि ईबीआईटी तक कैलकुलेट करना है तो इसलिए हम यहाँ तक का चार्ट देखेंगे, बट बाय चांस अगर आप लोगों को जरूरत पड़ी तो आप आगे का भी देख सकते हैं। सपोज अगर उन्होंने आपको ईबीटी दिया होगा तो फिर आप क्या करेंगे, ईबीटी अगर दिया होगा तो आप उसमें से इंटरेस्ट वापस से ऐड करके आप ईबीआईटी पे पहुंच जाइएगा। मैम वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से निकालेंगे आप? मैम वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी। अच्छा ठीक है, और फिक्स कॉस्ट भी गिवन होगी। ओके मैम। कौन सा होता है मैम? ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट कौन सा होता है? फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती हैं जिनको आप मतलब जो आपकी प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 यूनिट्स बनाई तो मेरे 100 रुपीज खर्च हुए, 20 यूनिट्स बनाऊंगी तो 200 रुपीज खर्च होंगे। तो ये जो 100 से 200 हुआ ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच चेंज या विच वेरी विद द प्रोडक्शन। अगर हमने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाई तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो वो कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जो मेरी फिक्स कॉस्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पूरा स्पेस है, फैक्ट्री है। अब यहाँ पर मैंने 10 यूनिट्स बनाई, 20 बनाई, 30 बनाई, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग का जो रेंट जा रहा है वो तो उतना ही जाएगा ना, चाहे मैं इसके अंदर प्रोडक्शन कितना भी करूं। जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो तो मेरा जितना इस पूरी बिल्डिंग का है उतना ही जाएगा। यस मैम। पहले भी मैंने 2 वहां पे सीएफएल लगाई हुई थी, अभी भी 2 ही लगाई हुई है, तो उतनी यूनिट्स आ रही है। तो ऐसी कॉस्ट हमारी होती है फिक्स कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद द प्रोडक्शन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोल सकते हैं ना मैम? हाँ जी, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल मैम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस तरह से निकाल लेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है इस रेशियो का? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कि क्या हमारी, देखिए डिबेंचर्स को जो हमने अभी ऊपर डेट इक्विटी रेशियो निकाला वो तो तब की बात है जब कंपनी बंद होगी, अभी तो हम ऐसा नहीं सोच रहे। लेकिन अगर मैं करंट पोजीशन देखूं, सो एम आई एबल टू पे द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स? तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मुझे पता चलेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से कि जो मेरे को हर साल का प्रॉफिट हो रहा है, क्या इस प्रॉफिट में से मैं डिबेंचर का इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ? तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्योंकि एक चीज आपको याद रखनी है, जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट होता है इसके लिए हम लोग लीगली बाउंड होते हैं। देखिए, प्रॉफिट के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में भागीदार होते हैं। प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लॉस हो जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी मोर और लेस इक्विटी जैसे ही होते हैं। लेकिन जो डिबेंचर्स हैं इनके लिए हम लोग लीगली बाउंड होते हैं। इनका जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वी हैव टू पे एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में डिबेंचर का इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है। तो इसीलिए हम लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमारी फर्म की इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इंटरेस्ट पे कर सकें। तो देखिए अभी मेरी कितनी है कैपेबिलिटी, 4:1 है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है। और बाय चांस अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो फिर जो भी आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा आप उसमें से आंसर कर दीजिएगा कि इट इज कैलकुलेट फॉर द पर्पस ऑफ कि हमारी जो फर्म है इज इट एबल टू पे द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैडम ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, तो इसमें जो डिवेंचर का इंटरेस्ट हमें पहले डिडक्ट करना होगा या उसके बाद में डिडक्ट करना होगा? मैम देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ एक बार लिख के, आप उस चार्ट को याद कर लीजिए, फिर आपको जो भी दिया होगा आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर लीजिएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर जो वैल्यू आएगी
वो मेरी आएगी कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से जब मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगी तो मेरा जो वैल्यू आएगी वो आएगी EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसके बाद मैं माइनस करूंगी उसमें से इंटरेस्ट, तो फिर मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी EBT। मैम ये कौन सा इंटरेस्ट है? सर ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा, देखिए दोनों इंटरेस्ट है इसमें, डिवेंचर्स का भी और बैंक लोन का भी, जो हमारे अदर लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो भी, क्योंकि हमें बैंक का लोन भी तो पे करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो इसमें आपके सारे इंटरेस्ट आएंगे जो भी आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं उनकी। तो इनको माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है वो EBT आती है। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक पड़ेगी इंटरेस्ट की और एक पड़ेगी EBIT की। अगर आपको सपोज EBIT नहीं गिवन है, उन्होंने कहा सपोज इसमें से टैक्स भी माइनस कीजिए और फिर हमारा आ जाएगा EAT। क्वेश्चन में गिवन है दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स, आपको ये गिवन है, सपोज ये 200 है। तो अब अगर आपको EBIT तक पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, टैक्स और इंटरेस्ट को वापस से एड बैक कर देंगे, फिर आपकी जो वैल्यू आएगी वो EBIT आ जाएगी, जो कि आपको चाहिए इस रेशो के लिए। मैडम EAT कैसे है, क्या माइनस किया है EAT के लिए? EAT टैक्स माइनस करके आया सर। EBT है ना अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करेंगे तो आंसर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर बाय चांस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए डिबेंचर से रिलेटेड कि जो डिबेंचर है क्या उसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो आपको कहना है यस, जो आपका डिबेंचर है इट इज वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्स, कि अगर आप अपना टैक्स कम करना चाहते हैं तो आप अपने डिबेंचर्स ज्यादा रखिए, तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा डिबेंचर इंटरेस्ट होगा उतना वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी तो टैक्स कम हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इसमें से क्या निकालना है, EBT से? जी सर, इसमें हाँ क्वेश्चन में आपको चाहिए EBIT अपॉन इंटरेस्ट। तो ये जो मैंने आपको चार्ट बताया है, इस चार्ट में अगर आपको कोई भी सिचुएशन आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ देंगे तो अकॉर्डिंगली आप प्लस माइनस करके उस वैल्यू तक पहुंच जाइएगा। प्लीज रिपीट दिस चार्ट। पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस होगा, फिर इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर टैक्स माइनस होगा। तो आपसे जो भी पूछा होगा, सपोज EBIT पे आपको बोला है उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना दिया हुआ है, लेकिन आपको तो EBIT चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, तो आप क्या करेंगे, आप EBIT तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी फिर गिवन होगी टैक्स और इंटरेस्ट की, तो आप उसको ऐड बैक करके यहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि EBIT में से ये दोनों चीजें माइनस करके आया ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप प्लस कर दीजिए तो EBIT आ जाएगा। मैम EBT और EAT को ऐड करके EBIT आ जाएगा। क्या कह रहे हैं मैम? EBT और EAT जी, ये क्यों निकाला मैम? ये इसलिए निकाला कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको बहुत इजीली चीजें गिवन नहीं होती। सपोज आपको EBIT उन्होंने नहीं दिया क्वेश्चन में डायरेक्टली, उन्होंने कहा कि आपका जो हम दे रहे हैं आपको, वो हम दे रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रहे हैं। तो अगर आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स गिवन है, अगर आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स गिवन है तो आप क्या करेंगे, इसमें टैक्स प्लस कर लीजिएगा, आप इसमें इंटरेस्ट प्लस कर लीजिएगा, तो आपको EBIT मिल जाएगा। ठीक है, ओके मैम, यस मैम, इट्स ओके मैम। चलिए नेक्स्ट, ये जो हमारे रेशो है, फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारा है टर्नओवर रेशो। एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिए। है हमारा टर्नओवर रेशो। देखिए टर्नओवर रेशो के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था ऊपर, देखते हैं। टर्नओवर रेशो ऑलवेज रिलेटेड टू सेल्स और परचेज। ठीक है, देखते हैं। देयर आर द रेशोज बेस्ड अपॉन सेल्स और टर्नओवर। ये चीज आप लोगों को पता है, सेल्स का ही एक दूसरा नाम टर्नओवर होता है। हम पूछते हैं ना कि आपका कितना टर्नओवर है, कितना आपका सेल है ड्यूरिंग द ईयर,
तो ऐसे रेशियोज विच आर बेस्ड अपॉन सेल्स or turnover of the firm considered for a given period of time for which the ratios are calculated for. ठीक है, टर्नओवर रेशियोज हमारे ऐसे रेशियोज होते हैं which are based upon sales. तो देखिए कौन कौन से रेशियोज हैं वो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो. इनको वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो. देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या बताता है हमारा, evaluation of liquidity of inventory and adequacy of inventory control, कि क्या हमारे पास adequate inventory अभी अवेलेबल है. देखिए सपोज अगर मेरे जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं और सडनली अगर इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो खाली बैठे रहेंगे फिर जब तक अरेंजमेंट नहीं हो जाता नए यूनिट्स का, नए रॉ मटेरियल का, तब तक वो खाली बैठे रहेंगे. तो उससे क्या होगा, लॉस होगा. एक बात तो ये है. दूसरी चीज क्या है, इससे हमें ये भी पता चलता है इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विडिटी ऑफ इन्वेंट्री, कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो एक कितने एवरेज पीरियड में वो सेल हो जाते हैं. ठीक है, तो इससे हमें दो चीजें पता चलेंगी इस रेशियो से. देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने आप लोगों को कल फाइनल अकाउंट में कराया था. उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस wages प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है. डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री आपकी होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. तो ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, जहां से आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा. और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है. ठीक है, अगर आप सेल्स में सपोज आपको ये सब चीजें नहीं पता है और आपको सेल्स और जीपी गिवन है तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं. बात तो वही है ना. हम लोग कल हमने ट्रेडिंग किया था ना मैडम. जी पूछिए. प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या मैडम. ओपनिंग है, एक मिनट मैं दोबारा लिखती हूँ. लिख दीजिए मैडम. ये क्या हमने आपका ये सेशन ज्वाइन नहीं किया ना, ये थोड़ा सा अपडेट होने. जी मैं लिख रही हूँ. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस. याद रखिएगा ये जो परचेजेस हैं, परचेज माइनस रॉ मटेरियल, परचेज रिटर्न. बाय चांस अगर कोई रिटर्न हुई है तो इसको हम बोलेंगे फिर नेट परचेज. ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज प्लस होगा. नेट परचेज कैसे आती है, जो टोटल परचेजेस है माइनस परचेज रिटर्न करके. कभी कभी हमारे कुछ रॉ मटेरियल खराब निकल जाता है, डिफेक्ट निकल जाता है, तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं ना, तो उसको माइनस कर देंगे. एक और चीज जो ध्यान रखनी है, यहाँ पर परचेज में चाहे आपकी कैश परचेज हो चाहे आपकी क्रेडिट परचेज हो, दोनों ही आएंगी. ये मत सोचिएगा कि कैश वाली आएगी कि क्रेडिट वाली आएगी. ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, वो सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली फॉर द मेकिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, जैसे कि ऑक्ट्राई मैम. जी ऑक्ट्राई, लेबर चार्ज वगैरह ना. लेबर चार्ज वेजेस में आ गए सर. ओके ऑक्ट्राई, मैन्युफैक्चरिंग, राइट इनवर्ड. हाँ कैरेज इनवर्ड वाला आएगा, ध्यान रखिए. आउटवर्ड वाला नहीं आएगा. फ्यूल, पावर, कैरेज इनवर्ड जी, फ्यूल, पावर और आपका और कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे हम. ठीक है, तो ये सब रॉ वैल्यूज मटेरियल आने से के फिनिश बाद गुड में कन्वर्ट करते हैं जी, जो रॉ और उसके मटेरियल से बाद लेके फिनिश गुड तक जो कन्वर्ट करते हैं, उस पे जो जितने भी खर्चे होते हैं वो सब जी डायरेक्ट सर. एक्सपेंसेस हैं. फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो इससे हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ये है एक तरीका. दूसरा तरीका है, अगर सपोज आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी. मैडम इन अगर सबका आप लोगों ने मैडम इन सबका टोटली ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना. हाँ जी, इसीलिए तो सर देखिए, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से ना अगर मैं सेल्स भी माइनस कर दूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा.
कि जब ट्रेडिंग अकाउंट में यही आता है ना, कॉस्ट सारी चीजें यही आती है। जी सर, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा, उसकी टर्म्स अगर आपको क्लियर होगी तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट को एक अकाउंटिंग फॉर्म में लिख दिया है। बात वही है कि प्लस माइनस वही करना है आपको। ठीक है, ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या मेजर करता है? लिक्विडिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे कौन से होते हैं? जब हमने क्रेडिट सेल की हुई है तो उनसे जो हमें पैसा आना है उनको हम अकाउंट रिसीवेबल्स बोलते हैं, और इसके अंदर आपका डेटर्स एंड बीआर दोनों आते हैं, इसलिए इनको कंबाइंड फॉर्म में इनको अकाउंट रिसीवेबल्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला, डेटर्स टर्नओवर रेशियो नेट। अच्छा, एक और चीज आप मुझे बताइए, डेटर्स कब क्रिएट होते हैं? जब क्रेडिट सेल होती है ना। कैश सेल का तो इसमें कोई मतलब नहीं है, नहीं कोई मतलब। तो उन्होंने बोला है नेट क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल में से अगर कोई रिटर्न होगी, कोई सेल रिटर्न होगी तो वो माइनस कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल लेना है, डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। एवरेज कैसे निकालेंगे? ओपनिंग ऑफ डेटर्स प्लस बीआर। देखिए एवरेज का मतलब वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं, उनका ओपनिंग प्लस उनका क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब देखिए जरा यहाँ पे फॉर्मूले में, लेकिन हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं? दो होते हैं हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स, एक हमारे डेटर्स और एक बिल रिसीवेबल्स। इन दोनों को मिला के तो बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो ओपनिंग किसका आप ऐड करेंगे? दोनों का, डेटर्स का भी और बिल्स रिसीवेबल दोनों का ओपनिंग प्लस दोनों का क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएगा। मैडम ये ऊपर जो रेड में लिखा आ रहा है ना अकाउंट पेबल, पेबल नहीं आएगा, रिसीवेबल आएगा ना। हाँ जी सर, ये थोड़े से एरर्स हैं इस पीपीटी में। एक्चुअली सर मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं मिल पाया था मुझे कि मैं इन सबको करेक्ट कर सकूं। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स है ना जी, ये डेटर्स में भी ये ई आएगा और ये हमारा रिसीवेबल्स आएगा। बताइए ये पेज क्लियर है आप लोगों को? और नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी? टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कीजिएगा और रिटर्न भी माइनस कीजिएगा, तो आपकी नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। कलेक्शन रेशियो इसका जो होता है वो आपका, देखिए यहां से आप क्या निकालेंगे? डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे, डीटीआर आ जाएगा आपका, डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगा मेरा। फिर अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, कि ऑन एन एवरेज मुझे कितने महीनों में या कितने दिनों में मेरा जो डेटर्स का पैसा वो रिसीव हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर आपको मंथ्स में निकालना है या फिर आपको ईयर में निकालना है, वीक्स में निकालना है, जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा उस वैल्यू को आप ऊपर रख दीजिएगा। मंथ्स में करना है तो 12, ठीक है, ईयर में 1, वीक्स में जो भी आपका 50, 52 या 54। देखिए क्वेश्चन में ना कभी कभी वो अज्यूम करके कुछ और भी वैल्यू ले लेते हैं, तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, जितना भी आपका यहां से आएगा ना जो भी वैल्यू, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि ऑन एन एवरेज कितने महीने में या कितने हफ्ते में, दिन में मुझे मेरा जो पैसा है वो मिल जाता है, मतलब रिसीव हो जाता है। ठीक है, ठीक है। देखिए अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सेम चीजें, बस यहाँ पर, वहां पे सेल था, यहाँ परचेज आ जाएगा, वहां पे रिसीवेबल्स था, यहाँ पे पेबल आ जाएगा, और नेट क्रेडिट परचेज आपकी टोटल परचेज में से कैश परचेजेस हटा दीजिए और रिटर्न्स हटा दीजिए, तो वो आपकी क्रेडिट परचेज आ जाएंगी, नेट क्रेडिट परचेज आ जाएंगी। मैडम जी बताइए। मैडम एक बार और समझाइए ना ये डेटर्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। जी मैं बिल्कुल बता देती हूँ। इसमें देखिए जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, हम सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो डेटर्स का टर्नओवर रेशियो है, मतलब डेटर्स जो है वो सेल्स के कंपैरिजन में क्या उनकी वैल्यू है। पहले फॉर्मूले से तो हम ये निकालेंगे, दूसरे फॉर्मूले से हम निकालेंगे कि ऑन एन एवरेज
कितने टाइम में मेरे जो डेटर्स हैं या जो मेरा डेटर्स है वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो मेरा कैश कन्वर्जन है डेटर्स का वो ऑन एन एवरेज कितने पीरियड में हो जाता है, उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी एवरेज कलेक्शन रेशियो का। ठीक है। सेम चीज आपकी क्रेडिटर्स में होगी। क्रेडिटर्स में आपका बस सेल की जगह पे परचेज आएगा, रिसीवेबल की जगह पे पेबल्स आएगा, उसके अलावा बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा आपका। वही आपका ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग ऑफ क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। और जब हमें एवरेज पीरियड निकालना होगा तो आपका क्या हो जाएगा, मंथ्स मतलब जो भी टाइम पीरियड होगा डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। देखिए इन वाले फॉर्मूलेस की जो क्लैरिटी है ना वो आप लोगों को क्वेश्चंस करके आएगी। जब आप खुद से फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को तब ज्यादा थोड़ा इजी लगेगा। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू कर रहे हैं, फिर जब हम एक्चुअल में क्वेश्चंस करेंगे तब आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, कि कैसे वैल्यू पुट करनी है, कैसे मैडम ये बिल्स पेबल 2 बार क्यों ऐड करते हैं? सर कहाँ पर ये आप कह रहे हैं, यहाँ पे भी किया, अकाउंट्स परचेज और यस 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 सर ये क्या है, एक बार हम ओपनिंग बैलेंस प्लस कर रहे हैं, एक बार हम क्लोजिंग बैलेंस प्लस कर रहे हैं, दोनों का। ओके मैडम, ऐसे लिखा है, ओपनिंग ऑफ क्रेडिटर्स, ओपनिंग ऑफ बिल्स पेबल, क्लोजिंग ऑफ क्रेडिटर्स, क्लोजिंग ऑफ बिल्स पेबल। ठीक है, ओके द वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट सेम राइट? सेम नहीं सर, सेम तो नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी ना, अलग होगी। ओपनिंग वैल्यू अलग होती है, फिर पूरे साल में क्या पता और बिल्स पेबल आ गए हो और क्रेडिटर्स हाँ, हो तो गए वो हो। माइनस हो जाएगा उसमें से, मतलब माइनस प्लस आप अभी मत समझिए, अभी आप बस समझिए कि एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है मैडम एक एग्जांपल देके समझा दीजिए। जी सर, इसके लिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस करवाऊंगी सर, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अभी क्योंकि हमें ये कंप्लीट करना है, एक बार फॉर्मुलेस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम सारे रेशियोज का मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में कौन सी लेंगे, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल। ठीक है, और आपका इसका जो रेशियो है, अच्छा ये टोटल एसेट्स वाला है। ठीक है, देखिए फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट कौन सी है, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल। ठीक है, और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। अगर आपको देखिए फिक्स्ड एसेट और टोटल एसेट में क्या फर्क आ जाएगा, कोई बताएगा? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में तो इंटेंजिबल इंक्लूड होता है ना? नहीं, इंटेंजिबल तो फिक्स्ड में इंक्लूड होता है मैम, टोटल में करंट भी आ जाएगा। करंट एसेट भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इन्वेस्टमेंट क्यों इंक्लूड किया गया फिक्स एसेट में? जी सर, असेट्स में मैडम इन्वेस्टमेंट को क्यों इंक्लूड नहीं किया? सर मेरे ख्याल से ना इन्वेस्टमेंट भी होगा। ठीक है, एक्चुअली सर ये जो पीपीटी है ना ये मेरी नहीं है सर, मतलब मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है सर, क्योंकि मुझे भी बहुत मतलब कम समय मिला था इन चीजों के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा अभी आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी मेरी गारंटी है। ठीक है सर, मैडम तो आपकी जब हम पिछली पीपीटी है ना जो फाइनल अकाउंट की, वो आप हमारे ये CI वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो वो हम उसको देख लेंगे सारे। जी सर बिल्कुल, मैं सर को बोल दूंगी, सर डाल देंगे, तो आपको वहां से और क्लैरिटी आ जाएगी। जी चलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखते हैं। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी के नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट्स लेने हैं हमें। प्रॉफिट्स हमारे कौन से होते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है जो ट्रेडिंग से निकलता है, एक नेट प्रॉफिट होता है जो हमारा P&L से निकलता है। ठीक है, देखिए जरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। ये जो रेशियो है ये चीज इंडिकेट करता है दैट हाउ एफिशिएंट वी आर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शंस, कि हम कितना अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस चीज की जो जानकारी है वो हमें जीपी रेशियो से मिलती है। ठीक है, और नेट सेल्स कैसे आएगी,
कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न्स। हमेशा याद रखिएगा नेट का मतलब क्या है, नेट मतलब रिटर्न्स को माइनस करना है। और जहां पर भी देखिए एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये है, जब आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो या फिर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, यहां पर आपको कंसिडरेशन में सिर्फ क्रेडिट वाली लेनी है, क्रेडिट सेल और परचेज लेनी है। लेकिन जब आप एक नॉर्मल टर्म्स में बात करेंगे तो वहां पे कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूड होंगी। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। और अंडरस्टैंड, देखिए ये अंडरस्टूड भी है क्योंकि डेटर्स और क्रेडिटर्स बनते ही क्रेडिट पे है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्रेडिट वाले लेंगे सिर्फ और रिटर्न्स माइनस कर देंगे तो नेट आएगा। बट उसके अलावा और जगहों पे क्या होगा, कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, क्योंकि जो भी आपके रेशियोज हैं वो किस पे निकलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है वो हमारे सेल्स पे निकलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के केस में ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, और नेट प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, ऐसे तो निकलता है। देखिए हैंडल बना रही हूं तो क्या होगा, इधर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, यस मैम, इधर मेरी अदर इनकम्स जो होंगी वो आएंगी, इधर मेरे सारे एक्सपेंसेस आएंगे। तो जब मैं इन दोनों के टोटल में से एक्सपेंस को माइनस कर दूंगी तभी तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, बैलेंसिंग फिगर। बस इसी को इन्होंने फॉर्मूला बना दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलिए एक आपका ओपनिंग रेशियो भी होता है। ओपनिंग रेशियो आपका किससे निकलता है, कि ये ना ओपनिंग नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये ऑपरेटिंग होगा। ठीक है, प्लीज इसको ऑपरेटिंग होगा क्योंकि हाँ मैम, प्रॉफिट तो आज तक मैंने भी नहीं पढ़ा अपनी जिंदगी में। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल होता है जी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग आएगा। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी इसमें क्या होता है। देखिए जो ऑपरेटिंग है उसमें आप देखिए, मैं यहीं पे बता देती हूँ, जो हमारी इनकम होती है ना ये वाली, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होती हैं इसमें कुछ ना, उनको हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है। जैसे कि सपोज डिविडेंड रिसीव, क्या ये जो डिविडेंड है ये मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड है, जिस चीज में मैं डील कर रही हूँ उससे रिलेटेड नहीं है ना? नहीं मैम, ये तो मैंने पैसे कमाने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट्स की थी, वहां से मिला है। तो डिविडेंड रिसीव्ड को हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानेंगे और उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। फिर एक्सपेंसेस में से भी अगर कोई एक्सपेंस ऐसा होगा जो कि नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होगा, इसको मैं आपको ना एग्जांपल की हेल्प से करवाऊंगी कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग है या ऑपरेटिंग है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनको आपको एक्सक्लूड करके तब आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ठीक है मैम, ऐसा हो सकता है कोई परचून का अगर दुकान है वो उसके साथ दूसरा भी कुछ कर रहा है, हाँ जी, फोन का रिचार्ज कर रहा है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग होगा जी, वो उसके लिए नॉन ऑपरेटिंग होगा। अगर हम उसकी शॉप की बुक्स बना रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो उसके कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऐसे खर्चे ऐसी इनकम जो उसके कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उनको एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फिर डिवाइड बाय सेल्स करके हम उसका भी वैल्यू। मैडम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम लोग जो एबिट देख रहे थे वही होगा ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट? सर देखिए उसमें भी ना थोड़ा डिफरेंस होता है, वो डेप्रिसिएशन शायद ऐड करना होगा मे बी। हाँ जी, तो सर वहां पे एक दो थोड़े से अलग पॉइंट होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है सर? ओके मैम। हाँ, क्योंकि ये चीजें ना नॉर्मल थ्योरी से नहीं समझ आती सर, थोड़ा सा उसके लिए ना प्रैक्टिकल अप्रोच रख के तब मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ अदर रेशियोज हैं, जैसे कि ईपीएस। व्हाट इज ईपीएस? अर्निंग पर शेयर। मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, है ना? अभी हमने चार्ट में किया था
तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब सारे खर्चे पे हो जाते हैं, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट मिल जाता है, इवन प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड मिल जाता है, उसके बाद बारी आती है बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी अब हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स बचता है उसको टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करके हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं कि एक शेयर की जो वैल्यू है, मतलब एक शेयर पे कितना प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम ईपीएस कैसे निकालते हैं, पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की जो भी टोटल प्रॉफिट बचा है आफ्टर पेइंग ऑल लायबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ईपीएस। नेक्स्ट मैडम एक तरह से प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ जी सर, नेट प्रॉफिट अपॉन जी यही सर। हो गए। हाँ जी सर, नेट प्रॉफिट नहीं होगा वो, क्योंकि नेट प्रॉफिट के बाद भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो हमारा पीएटी होता है। मैम नेट प्रॉफिट के बाद तो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन होता है। जी सर, तो उसमें से भी हम लोग रिजर्व्स वगैरह में ट्रांसफर कर देते हैं ना, हाँ, कुछ आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं, उसके बाद भी जो बैलेंस बचता है तब इनको मिलता है बेचारों को। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। देखिए हमारी कंपनी हमें कितना कमा के दे रही है एक शेयर पे, दैट इज ईपीएस, और हमारी कंपनी की जो भी परफॉर्मेंस है उस पे बेस होगा कि हमारे एक शेयर की मार्केट में वैल्यू क्या है। ये चीज समझते हैं, है ना, कि जो हमने हमारी कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया उसके बेस पे जो अर्निंग हुई हमारी पर शेयर वो ईपीएस है, और जो एक शेयर पे हमारे बिजनेस की जो भी परफॉर्मेंस होगी, जो भी गुडविल होगी, उसके बेस पे जो मार्केट वैल्यू है हमारे एक शेयर की वो होती है एमपीएस, मार्केट पर शेयर। तो जब हम मार्केट प्राइस एमपीएस को ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है प्राइस अर्निंग रेशियो कि एक शेयर पे हम कितना कमा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर सपोज आपका ईपीएस 10 रुपीज है और मार्केट में वैल्यू 12 रुपए, दैट मीन्स आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। यही तो चलता है शेयर ट्रेडिंग में, और क्या चलता है कि भाई हमारा जो शेयर की वैल्यू हमारे लिए है और मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, तो जब भी अगर वो आपका मार्केट प्राइस ज्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं ना शेयर्स को। तो वही चीज है यहाँ। ठीक है मैम, पेड अप शेयर कैपिटल में जब कोई कंपनी या पेड अप शेयर कैपिटल में, पेड अप शेयर कैपिटल, हाँ वहाँ पर बैंक या कोई भी कंपनी जब वो लिखता है अपना अमाउंट, वो एकदम पहली वाला लिखता है या मार्केट प्राइस वाला? अब जो मार्केट प्राइस है जी सर, यहाँ पर हम एक्चुअल वाला लिखते हैं। अच्छा, मार्केट वाला तो सिर्फ उस समय पे हम लोग कंसीडर करते हैं जब सेल करना होता है, पर बुक्स में हम वो रिकॉर्ड करते हैं जो हमारा एक्चुअल होता है, जितना हमारे शेयर होल्डर्स से हमें मिला है, जितना अभी तक हमें पे हो चुका है। मैं बोलना चाहता हूँ कि बैलेंस शीट या लायबिलिटी साइड में जब कैपिटल का अमाउंट लिखा जाता है वो क्या एक्चुअल पहले माने एकदम पहले जो था वो लिखा जाता है? जी सर, जिस प्राइस पे वो इशू हुआ था, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था उसके अकॉर्डिंग लिखा रहता है सर। अच्छा जी। जब IPO अब देखिए बस ये 2 पॉइंट्स और बचे, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। अगर हमें मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का रेशियो निकालना होता है तो क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। जो अभी आप पूछ रहे थे सर वो बुक वैल्यू थी, और मार्केट वैल्यू क्या है, जो एक्चुअल प्राइस है इस समय पे, करंट प्राइस। ठीक है, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो मिल जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये लीड लो जी, या हमारा यहाँ पर हमारा ग्रुप पर डालेंगे? नहीं जी तो, सर, ये जो अभी मैं आपको बताया है इसको मैं सेव करके अभी मैं JIB वाले ग्रुप में तो डाल दूंगी। हमारा तो फिर मैं सर वहां से सर आप लोगों के ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। और एक बात है मैम, अब जो बैलेंस शीट का जो क्लास लिया है वो भी हमें चाहिए, वो तो हमने देखा नहीं। हाँ जी, मैं सर को बोल दूंगी। अच्छा, तो सर आपको ये वाला PDF प्लस वो वाली वीडियो आपको शेयर कर देंगे। फाइनल अकाउंट साथ में। जी, फाइनल अकाउंट।
ओके जी। ये लास्ट देख लेते हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये क्या होता है हमारा? एनुअल कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन प्लस इंटरेस्ट। एक काम कीजिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रीचेक करके, क्योंकि गलत चीज पढ़ाने से बेटर है कि थोड़ा डिले कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूलेज ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम DSCR ग्रॉस नेट है ना, 3-4 फॉर्मूले हैं ये। जी जी मैम, देखिए तो आपका ये थियोरेटिकली ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी हम क्लास एंड कर रहे हैं। ये PDF जस्ट अभी मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगी, सर को बोल दूंगी, सर CIB वाले में भी डाल देंगे। उसके बाद आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर जो 4 बजे क्लास होगी वो YouTube पे नहीं होगी, वो हमारे सिर्फ नॉर्मल ये लाइव क्लास होगी। ठीक है, Zoom पे। तो आप लोग वहां पर आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोशिश करूंगी मैं कम से कम हमारे 20 to 30 क्वेश्चंस तो हो जाएं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और फिर मैं आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वो विद सॉल्यूशन दे दूंगी, और फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग है। मैडम जी बताइए। मैडम, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके आंसर टिक करके बस डाल दीजिएगा। जी बिल्कुल, ठीक है सर। ठीक है मैडम, ये भी में आता है, रिटेल में भी आता है ना मैडम? सर आप CIB के हैं? हाँ जी। सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं सर, एक्चुअली मैं नई हूँ इस फील्ड में, मुझे सिर्फ कॉमर्स की नॉलेज है। अभी मुझे आप लोगों के एग्जाम की इतना नॉलेज नहीं है, कौन से पेपर्स होते हैं और क्या होता है। ठीक है सर, तो ये आप सर से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है सर जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर शाम को 4 बजे मिलते हैं। आप लोग प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना ही आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।